ईवीएम का रोना है, इस पर दर्शकों को जल्दी से मैं एक जानकारी दे देती हूं। केरल में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1982 में, आपको बता दें। उसके बाद फिर 1983 में कुछ वजहों के कारण इसको बैन भी किया गया था, कुछ सवाल उठाए गए थे। 2004 में, उसके बाद चूंकि बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए ज्यादा मैं नहीं पढ़ते हुए जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे देती हूं। 2004 में ईवीएम के इतिहास में क्रांतिकारी साल रहा। देश भर के सभी मतदान केंद्रों पर 17.5 लाख ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। ईवीएम के साथ ही भारतीय लोकतंत्र में बदल गया और उसके बाद सारे के सारे चुनाव ईवीएम से होने लगे। और साल 2004 जब शाइनिंग इंडिया का नारा अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से दिया गया था, लेकिन बीजेपी की बुरी हार हुई थी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके बाद यूपीए का गठन हुआ और फिर वो सत्ता में आई। मैं आ रही हूं आपके पास जल्दी से। देखिए, ईवीएम पर जो कहा कि इसे भाई जब तक ईवीएम नहीं खुला था तब तक तो कांग्रेस बैलेट पार्टी पेपर से जीत रही थी। हाँ, आप बिहार चुनाव को आप ध्यान रखिए, ठीक है। बिहार चुनाव में जब तक बैलेट पेपर था भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। जैसे ही ईवीएम खुला, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और जीत गई वो चुनाव 2001। ठीक है, वो सरकारी कर्मचारी 1 बजे दिन में जाकर के वो माना गया कि उन लोगों की ओर से वोट दिया गया था। लेकिन बार बार जब भी बैलेट पेपर खुलते हैं उस समय यही कहा जाता है कि इस पर अभी भरोसा मत कीजिए, ईवीएम के नतीजे आने के 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी और वही निकला। लेकिन मैं यहां पर दर्शकों को ईवीएम का ये जो बार बार का रोना है उस पर दरअसल ये बताना जरूरी है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी शाइनिंग इंडिया का नारा देने के बावजूद, और उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था। वो महत्वपूर्ण साल था जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। 4 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं 2004, 2009 जो ईवीएम पर हुए और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, यूपीए की सरकार बनी। उसके बाद 14 और 19 और उसके बाद तमाम असेंबली इलेक्शन हम देख रहे हैं, जिसमें 2018 में हम सब जानते हैं कि किस तरह से बुरी हार का सामना छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान तीनों में भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था। तो वरुण पुरोहित जी, अब इस सवाल का आप जवाब दीजिए। हालांकि आप भी यहां पर कांग्रेस को ईवीएम के मसले पर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम फैलाने की क्या कोशिश नहीं है? आप इतने बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, इस तरह का अगर ट्वीट उनकी ओर से किया जाएगा तो क्या समझेगा इससे? लाइनों में खड़े होकर कतारों में सुबह सुबह मतदाता जाता है ईवीएम से मतदान करने के लिए। लोकतंत्र का वो बड़ा पर्व होता है। जब आप जीतते हैं तब ईवीएम बड़ा अच्छा है, जब आप हारते हैं तो फिर ईवीएम को हैक करवाकर और बीजेपी चुनाव जीत रही है। कौन भरोसा करेगा इन बातों पर? देखिए चित्रा जी, पहले वो बयान की बात आ रही थी डीएमके के सांसद की, तो मैंने पहले भी इशारों में कहा था ये नहीं बोले बीजेपी के समर्थक कोई भी। जब विदेश में बोला गया कि भारत में पैदा होने पाप किए थे, जब भारत में पैदा हुआ, शर्म आती इस प्रकार का, मैं उस पर चर्चा नहीं करता। जो भी गलत चाहे बाहर जाके कोई करता है, शीर्ष नेतृत्व करे, चाहे डीएमके का सांसद करे, इस प्रकार का आचरण 9 साल में देखा गया। पहले इतना शाब्दिक आचरण में गिरावट नहीं आई थी, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो आप ईवीएम की बात करो, मैंने कई बार कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि विपक्षी जो राज्य हैं उसमें क्यों नहीं आप स्थानीय निकायों के पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से करा लेते? तो आज दबाव बनता आपको अगर ईवीएम हटवानी थी तो। अब 3 महीना 4 महीने लोकसभा का चुनाव नहीं है, उस पर ईवीएम की बात करने की बजाय आपको पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और जिन नेताओं के नाम आप लेते हो, मैंने G23 का भी हवाला दिया, औरों को भी दिया, कम से कम 40-50 जो लोग हैं जो कांग्रेस को हाईजैक किए हुए, इनको हटाने की आवश्यकता है। कांग्रेस अपने आप ही देखिए, भारत जोड़ो से बार बार बीजेपी के लोग चिढ़ते हैं, लेकिन राहुल गांधी का सबसे बढ़िया काम कोई किया है उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा करी, लेकिन उसका फल पूरा प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक हाईजैक एक ग्रुप है, जैसे गैंग ऑफ वासेपिर होता है, उस कांग्रेस पार्टी को वही कार्यकर्ता का मुखौटा अपना लेंगे, वही पद लेंगे, वही एआईसीसी में आएंगे, वही राज्यसभा, वही मंत्रिमंडल। तो उन 50 लोगों से तकरीबन अधिकांश मैं कह रहा हूं, उनमें कुछ मजबूत भी है, हुडा साहब जैसे, लेकिन अधिकांश लोगों को से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। मोदी जी की सरकार 1 महीने 2 महीने में आप हटा सकते हो। आप पीछे मोदी जी के भाग रहे हो, आपकी सबसे फेल सरकार आजाद भारत की, उसको नहीं हटा पा रहे और बात करो। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को मजबूत कर लेंगे तुरंत भी। 24 का चुनाव कांग्रेस हिंदी पट्टी में आराम से जीतेगी, लेकिन हिंदी पट्टी में आपको मजबूत करना है तो हिंदी पट्टी में आपको ग्राउंड लेवल तक तो जाना पड़ेगा। इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। अब ईवीएम की बार बार बात करना इसलिए हास्यास्पद और बीजेपी की भी हास्यास्पद है। अभी एग्जांपल दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता ने, ये अरे भाई राजीव गांधी जब टेक्नोलॉजी लाए सबसे ज्यादा आप विरोध करते थे, आज टेक्नोलॉजी के बूते पे या सरकार में ईवीएम, एक बात बताऊं, इसलिए लाई गई थी कि खर्चा बहुत हो रहा था चुनाव में, मतपत्रों की गिनती में बहुत समय लगता था। तो भारतीय लोगों ने, भारतीय इंजीनियरों ने ऐसा दिमाग लगाया कि ईवीएम लाया जाए, खर्चा भी बंद हो और जल्दी रिजल्ट आ जाए। अगर आपको शक है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को रात को बैठाइए वहां। डीएमके सांसद के बयान पर कार्ति चिदम्बरम भड़के हुए हैं, वो बेटे हैं पी चिदम्बरम के। उन्होंने कहा है कि सेंथिल कुमार को अपने इस बयान पर माफी मांगना चाहिए। शहजाद, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप।
एक ही बात और पूछिए इनसे कि ये तो अभी यहाँ पर कुछ पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि हम लोग सम्मान करते हैं सारे धर्मों का। मां लक्ष्मी के विषय पर आपने डिबेट की थी, क्या टिप्पणी की थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्या टिप्पणी की थी आरजेडी के नेताओं ने रामचरितमानस को लेकर? मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, मुझे तो फिर भी छोड़ दीजिए, परंतु ये जो लोग अपने आप को कृष्ण के स्वप्न देखने वाले बताते हैं, जो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, जो कहते हैं कि हम राम जी के साथ हैं, तो बताइए राम जी के अस्तित्व को डीएमके के नेता ने अभी नकारा। जब राम मंदिर बन रहा है और उसमें स्थापित किए जाएंगे राम जी को, राम लला जाएंगे और वहां पे विराजमान होंगे, तो किसने कहा कि राम जी काल्पनिक है? डीएमके के नेता ने कहा। तब ये सारी मंडली कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं, आज ये इधर उधर की बातें जरूर करेंगे, आज बताइए डीएमके से नाता तोड़ेंगे, हाँ या ना? अनुराग भदौरिया जी, मैं जवाब दे दूं। देखिए इन्होंने बोला, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका सीधा सीधा सा जवाब दे रहा हूं। देखिए हम समाजवादी लोग पहले से ही लक्ष्मी जी को मानने वाले लोग हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले लोग हैं, और इस तरह का कोई भी बयान देता है, हम पूरी तरह से उस बयान का हम लोग कोई समर्थन नहीं करते, खंडन करते हैं। कई बार बोला जा चुका है और कई बार बोला गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं मुस्लिम हूं, मैंने बोला कि मैं अनुराग हिंदू हूं, मैंने तो नहीं बोला। मेरे लिए आप उतना ही महत्व रखते हो जितना कोई मोहन रखता है, कोई सोहन रखता है। आप मेरे लिए हिंदुस्तानी हो, आप मुस्लिम नहीं हो। हमारा आपका डीएनए, हम आपको अपना खून समझते हैं। आपके मन में मुस्लिम है तो मैं क्या कर लूं? आप क्यों बार बार इस बात को कहते हो मैं मुस्लिम हूं? भाई आगे बढ़िए, एक है सब। मुजफ्फरनगर दंगों में देख लिया था, चलिए आगे बढ़िए। आप डिबेट के अंदर में धर्म की राजनीति आगे बढ़िए, मुजफ्फरनगर दंगों में देख लिया था। मैं मुस्लिम हूं और इसके मतलब आप मुस्लिम है तो आप मुझे बताना चाहते हो मैं हिंदू हूं, तो आप डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम करेंगे क्या? मैं कहता हूं आप हमारे भाई हैं, मेरा खून है। आप हो सकते हैं अपने आप को अलग समझ सकते हैं, मैं आपको अपना समझता हूं और गारंटी से कहता हूं मैं अपना समझता हूं। आपकी मानसिकता में अगर कोई खोट है आप उसको सुधार लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे दल का हो चाहे दूसरे दल का हो, हम सभी धर्मों का और जातियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और हम जाति की जब बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अनुराग भदौरिया जी, खारिज कर दिया ना वो जातिगत जनगणना आपका। 3 राज्यों की जनता ने कहा भैया पैक कीजिए, नहीं चाहिए जाति वाली आधारित पॉलिटिक्स, नहीं चाहिए। अनुराग भदौरिया जी पैकअप कर दिया है, बड़ा मुद्दा उठाया था आप लोगों ने। एक बार उनकी बात हो जाए। एक चीज आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? अनुराग भदौरिया जी सुन, हाँ जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल दीजिए जवाब। और मुद्दा रहेगा, हाँ। क्योंकि मैं दे रहा हूं, ये मुद्दा है, मुद्दा रहेगा, सामाजिक न्याय का मुद्दा है ये। हाँ। समाज में हर वर्ग को आगे लेके तभी आप आएंगे जब आपको पता चलेगा समाज का कौन सा वर्ग कितना पीछे है। और भारतीय जनता पार्टी को मंच पे देखने के लिए जाति देखने की जरूरत है क्या कि समाज का कौन सा वर्ग पिछड़ा है? अनुराग भदौरिया, ये देखने के लिए जाति देखनी पड़ेगी क्या कि समाज का कौन सा वर्ग पीछे? नहीं, गरीब देखने के लिए जाति पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे, उनका रहन सहन, उनका स्तर सब कुछ खुद बता देगा। इस मानसिकता से मुक्त होइए आप लोग। इस मानसिकता बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी अनुराग भदौरिया जी। इस मानसिकता से मुक्त होइए आप लोग, इस जाति से निकलिए। देश आगे जा रहा है, जाति के जकड़न में मत इस जंजाल को बुनिए। जाति धर्म की राजनीति करते उसके बारे में आप नहीं बोल पा रहे हो। अनुप्रिया पटेल को बोलिए, यहाँ पे देश में अनुप्रिया पटेल तो अरे अनुप्रिया पटेल नहीं बैठी हुई है मेरे साथ, अभी आप बैठे हुए, आपसे बात करूंगी। अनुप्रिया पटेल, मेरा सर सुनिए मेरी एक बात, हिंदी के पेपर में यहाँ पर मैं समाजशास्त्र का आंसर देकर नहीं आती हूँ। जिस टॉपिक पर बैठे डिबेट करने उसी पर डिबेट करूंगी। अनुप्रिया पटेल बैठी नहीं, अनुप्रिया पटेल को लेकर आइए, फिर तो मैं देश के 550 जितने भी सारे सांसद हैं सबकी बात करने लगूं यहाँ पर। प्लीज अनुराग भदौरिया जी। अरे मैं कह रहा हूं अनुप्रिया पटेल जी सांसद नहीं है, उनके एलआई पार्टी है भाई, अपना दल की। अरे भाई वो ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। मैंने जो सवाल पूछा है वो बताइए ना। सबसे ज्यादा जाति गणना और ओबीसी की बात राहुल गांधी की ओर से की गई, राहुल गांधी की ओर से की गई। तीनों राज्यों की जनता ने नकार दिया है। नए सिरे से सोचिए 24 की पॉलिटिक्स आप कैसे करेंगे अनुराग भदौरिया जी। अरे आप मुझे ज्ञान देने की बजाय बीजेपी ज्ञान क्यों नहीं देते कि नफरत की राजनीति मत करो, विकास की राजनीति आप पर्टिकुलर अपने ऊपर मत लेकर। आप जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो, जनता की बात क्यों नहीं करते हो? ये तो उनको भी तो ज्ञान दीजिए ना कि सारा ज्ञान विपक्ष को ही देंगे आप। ठीक है कि सत्ता पक्ष को कोई ज्ञान नहीं देना है। नहीं, अब ज्ञान आपको। देखिए चित्रा जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मूल मुद्दे क्यों नहीं। रमेश बिधुड़ी को ऐसा कहने पर आपने निकाल क्यों नहीं दिया? चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी बातें कही, आपने क्यों नहीं उनको पार्टी से निकाल दिया? नहीं, देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप
उन्होंने एक मुस्लिम एक व्यक्ति को कहा था, पूरे मुस्लिम समाज को नहीं कहा था। महिलाओं का सम्मान रामचरित मानस पर लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी जो है वो महालक्ष्मी पूरे पे भी हिंदू, की थी उन्होंने। ठीक है ठीक सर। है। और दूसरी बात, अनुराग भदौरिया आज लगता है कि अटल जी की आज भाषण सुन करके आए हैं, इनकी हमेशा दशा और दुर्दशा। ठीक है सर।